इसका लेक्चर नंबर क्या है? क्लासिकल इसका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स 8। अच्छा, लास्ट टाइम जो है वो मैंने इंट्रॉपी शायद शुरू की थी और इंट्रॉपी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस किया था। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रॉपी भी निकाल दिया था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, वो भी निकाल दिया था। आज हमने जो है ये शो करना है कि जो इंट्रॉपी है सिग्मा वो एडिटिव है, यानी कि स्टैटिस्टिकल इंट्रॉपी है ये एडिटिव है। टू शो दैट entropy sigma is additive। यानी कि ये एडिटिव की जो प्रॉपर्टी है उस एडिटिव की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। तो कंसिडर करें एक सिस्टम है आपका जो कि दो पार्ट्स हैं, जिसके इसके अंदर एक के अंदर n1 पार्टिकल्स हैं और दूसरे के अंदर n2 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स और n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये आपके पास दो पार्ट्स हैं सिस्टम के। तो जो स्टेट 1 है उसकी जो एंट्रोपी होगी वो होगी सिग्मा 1 दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ डेल्टा गैमा 1 और सिग्मा 2 लॉग ऑफ डेल्टा गैमा 2। अब अगर आप इनको ऐड करें तो n जो है दैट इज इक्वल टू n1 प्लस n2 के बराबर होगा। तो जो फेस स्पेस होगा कंबाइंड सिस्टम का वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिस्क्राइब कर रहा है? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो डेल्टा गैमा है आपका फेस स्पेस है, यू आर नोन दैट इट कंसिस्ट ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन, कि ये मोमेंटम और पोजीशंस पे कंसिस्ट कर रहा होता है। तो ये मोमेंटम मल्टीप्लाई बाई पोजीशन और 3n, क्योंकि इसकी आगे से 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो होती हैं। ठीक है, तो इसको 3n हम लिखते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कि डेल्टा गैमा m क्रॉस l 3n, m फॉर मोमेंटम, l फॉर पोजीशन। ठीक है, तो अब ये 3n जो है इसके ये n प्लस n2 के बराबर है। तो डेल्टा गैमा m क्रॉस l 3n1 प्लस n2 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि इनको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा गैमा जो है वो m क्रॉस l 3n1 m क्रॉस l 3n2, ये इसको राइट डाउन कर सकते हैं आप। तो इसका मतलब है कि आप इसके अंदर ये जो चीज़ है ये डेल्टा गैमा 1 है और ये चीज़ जो है ये डेल्टा गैमा 2 है। तो इसका मतलब है कि डेल्टा गैमा जो है वो डेल्टा गैमा 1 डेल्टा गैमा 2 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो फेस स्पेस है कंबाइंड सिस्टम का वो प्रोडक्ट स्पेस है
फेस स्पेसेस का ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स। ठीक है, ये देखें ना, ये इंडिविजुअल पार्ट्स के फेस स्पेस है, और ये जो इंडिविजुअल पार्ट्स के फेस स्पेस है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कंबाइंड सिस्टम जो है उसका फेस स्पेस आपके पास निकल रहा है। ठीक है, यानी कि दो फेस स्पेस को मल्टीप्लाई करके आप उस सिस्टम का कंबाइंड फेस स्पेस जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये फेस स्पेस जो आपने कैलकुलेट किया है, अब इसको अगर हम कनेक्ट करें एंट्रोपी के साथ, ठीक है, तो एंट्रोपी के साथ आपने इसका रिलेशन पढ़ा हुआ है कि सिग्मा लॉग ऑफ डेल्टा गैमा के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि सिग्मा जो है, अब डेल्टा गैमा की अगर मैं इधर यहां पर वैल्यू रख दूं तो लॉग ऑफ डेल्टा गैमा 1 डेल्टा गैमा 2 ये आ जाएगा। अब इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दूं तो सिग्मा लॉग ऑफ डेल्टा गैमा 1 प्लस लॉग ऑफ डेल्टा गैमा 2। तो अब इसको आप कह सकते हैं कि ये सिग्मा 1 है, और इसको कह सकते हैं कि ये सिग्मा 2 है। तो इसका मतलब है कि सिग्मा जो है वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 के बराबर है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो एंट्रोपी है दैट इज एडिटिव। ठीक है, दो सिस्टम को आप कंबाइन करें तो आपके पास जो एंट्रोपी आएगी वो अलग अलग सिस्टम्स की एंट्रोपी होगी, उन एंट्रोपी को आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो निकल आएगी। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद इसके अंदर जो आप देखें कि ये सिग्मा 1 लॉग ऑफ डेल्टा गैमा 1 या डेल्टा गैमा आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो लॉग है ये इंक्रीजिंग एंट्रोपी का, एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर हम इस एंट्रोपी की इंक्रीज को डिस्कस करने के लिए जो फंडामेंटल फंक्शन स्टेट है इक्विलिब्रियम कंडीशन की ऑफ द सिस्टम, उसको यूज करते हैं बाय गिविंग द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन का मतलब है कि वो वैल्यू के जिसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो जब भी आप लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी या लॉग ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी को डिस्कस करते हैं तो वहां पर जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है उसको डिस्कस किया जाता है। तो ये अजम्पशन हम यहाँ पर ये लेते हैं कि हम जो एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है, आप देखें ना, ये जब आपके पास स्टैटिस्टिकल मिक्सचर होता है तो उस स्टैटिस्टिकल मिक्सचर के अंदर बहुत सारी पार्टिकल्स होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पर उसकी एवरेज वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो जो एवरेज वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटीज़ की किसी सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम में, उनको आप किससे चेंज कर देते हैं, बाय देयर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। समझ आ रही है बात, बाय देयर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अब जाहिर बात है कि वो जितनी पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, ठीक है, अब उनकी आप कह लें कि बहुत सारी स्टेट्स हैं उनकी, ठीक है, आपने उन सब की एवरेज वैल्यू जो है वो निकाल ली, और एवरेज वैल्यू निकाल के आपने बताया कि जी ये सिस्टम जो है उसका ये बिहेवियर था। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि वो जो एवरेज वैल्यू आप निकाल के सिस्टम के बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब आप उस सिस्टम के बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। समझ आ रही है, एवरेज वैल्यू की जगह मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से उसको रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज वैल्यू नहीं ले रहे, एवरेज वैल्यू मतलब ये सारे जितने यहाँ पर पार्टिकल बैठे हुए हैं सब की एवरेज काट लो, ठीक है, निकल आएगी एवरेज। आप कहेंगे जी ये एवरेज है ये, लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटी है, अब वो प्रोबेबिलिटी किस तरह हो सकती है, आपके टेस्ट लिए जाते हैं,
ठीक है, एक एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। अब उसमें से एक स्टूडेंट उठाया जाता है और उसको देखा जाता है कि भाई ये जो है ये कितने नंबर लेता है। तो एक स्टूडेंट जो है वो, मैं कहता हूँ औरंगजेब जो है माशाल्लाह बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, आज आया हुआ है क्लास के अंदर, ठीक है। तो औरंगजेब जो है ये उन टेस्टों के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ले रहा है। मैंने 10 टेस्ट लिए, उन 10 टेस्टों के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर औरंगजेब ने ले लिए। तो मैं कहूँगा कि ये सिस्टम आप डिस्क्राइब करूँगा, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है उन टेस्टों में नंबर लेने की। समझ आ रही है बात? इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है उन टेस्टों में नंबर लेने की। तो मैंने कहा कि मैं ये सिस्टम इस क्लास का पूरा जो है ना, मैं ये सारे नलायकों को क्या इकट्ठा इकट्ठा करके इनके निकाल लूँ, मैं औरंगजेब ही एक जो है रख के सामने, तो उससे पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब कर देता। ठीक है, औरंगजेब से, यानी कि औरंगजेब जो है वो क्या कर रहा है, ही इज डिस्क्राइबिंग द 7th टर्म पोजीशन इन टेस्ट। ये कह लें कि अब ये स्टेट है उसकी, आपने ले ली सिस्टम की। तो इसी तरह यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं कि, और हमें माइंड नहीं करना यार तुमने, ये वैसे तुम्हारे इनको समझाने के लिए एग्जांपल दिया है आम जुबान में, ठीक है। तो ये यहां पर भी आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स, तो उनमें से आप जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा, अब क्या है, आप उसकी पोजीशन चेक कर रहे हैं, उसका मोमेंटम चेक कर रहे हैं, उसकी एनर्जी चेक कर रहे हैं, जो भी चेक कर रहे हैं, वो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी आप उसकी मदद से उसको डिस्क्राइब कर लें। ठीक है, आई थिंक सो कि आपको समझ आ गई होगी बात। ठीक है, अच्छा, अब जो ये मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन होती है सिस्टम की, तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट प्रोबेबल है वो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। किसी सिस्टम की जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है, किसी सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये कह देता हूँ कि थर्मल इक्विलिब्रियम की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम जो है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है कि तमाम ऑब्जेक्ट्स जो है उनका टेम्परेचर सेम हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हो सकती है कि कोई हीट का फ्लो जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं हो रहा। तो ये एक बात याद रखें कि जब भी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट अगर इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो हमें इस बात का पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है, या इक्विलिब्रियम जब आपको अचीव होता है, चाहे वो केमिकल हो, मैकेनिकल हो, थर्मल हो, कोई सा भी इक्विलिब्रियम आपको अचीव हो, तो उस केस के अंदर हमेशा डिसऑर्डर इंक्रीज होता है। जो जब थर्मोडायनामिक्स का आपने पढ़ी है तो उसके अंदर भी शायद बात डिस्कस की, हमेशा डिसऑर्डर इंक्रीज है। थर्मल इक्विलिब्रियम, अब टेम्परेचर सेम हो गया तो हीट तो फ्लो ही नहीं कर सकती है, तो डिसऑर्डर मैक्सिमम हो गया। तो जब मैक्सिमम डिसऑर्डर है तो इसका मतलब है कि इंट्रॉपी भी बढ़ गई है। तो इसका मतलब है कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है, जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, उसकी हमेशा इंट्रॉपी ज्यादा होती है। ठीक होगी बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगर हम सपोज करेंगे यहाँ पर ये हमारे पास सैंपल्स हैं कोई, ये छोटे छोटे, ठीक है जी। तो अगर x1 लेस देन L/2 है, x2 एवरेज L/2 के बराबर है, और x3 ग्रेटर देन L/2 है। अब मैं इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करता हूं। तो इसका ग्राफ आप देखें कि ये यहां पर इस तरफ L होगा और इस तरफ जो है वो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी विद
पार्टिकल, हर पार्टिकल के साथ। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है ये आपके पास कुछ इस किस्म का आएगा। तो अब इसकी ये पीक वैल्यू आ रही है, ठीक है, और ये पीक वैल्यू कौन सी आ रही है, ये x2 L/2 के बराबर है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जो है सिस्टम की वो क्या है, वो L/2 है। यहां पर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है वो L/2 है। तो इसका मतलब है कि ये इट इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इज एंट्रोपी इज मैक्सिमम ऑन दैट स्टेट। ठीक है, सो इट इज ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड entropy is maximum at that state। और एंट्रोपी जो है वो इस स्टेट के ऊपर मैक्सिमम। अब एक एग्जांपल जो है उसको डिस्कस करते हैं, इसी से रिलेटेड है। एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास वॉल्यूम है एक परफेक्ट गैस का जिसके अंदर n एटम्स हैं और इस वॉल्यूम को हम डबल कर देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम है एक परफेक्ट गैस का जिसके अंदर n एटम्स हैं और इस वॉल्यूम को डबल कर दिया जाता है। अब जब इस वॉल्यूम को डबल करते हैं तो एनर्जी जो है उसको आप कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि वॉल्यूम डबल कर रहे हैं लेकिन एनर्जी जो है वो चेंज नहीं हो रही, एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। तो व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी? तो आपने इस केस के अंदर चेंज इन एंट्रोपी जो है वो कैलकुलेट करनी है। चेंज इन एंट्रोपी ये कैलकुलेट करना है। सिस्टम है उसके अंदर n एटम्स हैं, वॉल्यूम को डबल करते हैं, एनर्जी को कांस्टेंट रखते हैं। डबल वॉल्यूम किया तो कितनी चेंज आई एंट्रोपी के अंदर वो देखना है। अब आप देखेंगे जो डेल्टा गैमा है आपके पास दैट इज इक्वल टू डेल्टा गैमा क्यू डेल्टा गैमा पी। तो स्टेट 2 के लिए डेल्टा गैमा 2 डेल्टा गैमा क्यू और डेल्टा गैमा पी, इसको कहते हैं ये स्टेट 2 के लिए। ठीक है, इसी तरह डेल्टा गैमा 1 ये पहली स्टेट के लिए। अब हमें पता है कि जो एनर्जी है आपके पास वो कितनी होती है, P1 स्क्वायर ओवर 2m प्लस P2 का स्क्वायर ओवर 2m प्लस P3 का स्क्वायर ओवर 2m अप टू सो ऑन P स्क्वायर n ओवर 2m। ये एनर्जी है, इसको इस तरफ ले जाए 2m को, तो 2me
पी स्केयर 1 ओवर 2m प्लस पी स्केयर 2 ओवर 2m प्लस पी स्केयर 3 ओवर 2m अप टू सो ऑन पी स्केयर n ओवर 2m। ओ सॉरी, ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो इसको नहीं लिखना, ये तो उधर ले गया। अब जो एक्सेसिबल रीजन ऑफ स्पेस है इन अ सर्कल, जो कि हमने पीछे कैलकुलेट किया था, वो सर्कल का रेडियस का कैलकुलेट किया था 2m e अंडर रूट। ठीक है, तो सपोज करें कि ये आपके पास रीजन ऑफ स्पेस है फॉर पी स्पेस। पी स्पेस मीन जो मोमेंटम का स्पेस है उसके लिए। ठीक है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ये इस तरह एक स्फीयर है, ठीक है, और उसके अंदर ये 2m e अंडर रूट इसका रेडियस, यानी कि इसके अंदर आपने इसको कन्फाइन किया हुआ है, ये फेस स्पेस है। अब स्टेट 1 जो है उसके लिए डेल्टा गैमा क्यू जो है 1, दैट इज इक्वल टू v1 v2 v3 vn। और v1 बराबर है v2 के, v3 के, vn के, v के। ठीक है, तो अब डेल्टा क्यू, डेल्टा गैमा क्यू जो है इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा गैमा क्यू 1 vn। अब सेकंड स्टेट जो है डेल्टा गैमा क्यू 2। अब सेकंड स्टेट जो है उसका वॉल्यूम डबल कर रहे हैं आप, तो 2vn, उसका वॉल्यूम जो है वो आप डबल कर रहे हैं। तो डबल कर रहे हैं वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि ये 2n vn के बराबर आ जाए। अब अगर इनकी रेशियो निकालें कि डेल्टा गैमा 2 ओवर डेल्टा गैमा 1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा गैमा क्यू ओवर डेल्टा गैमा क्यू, टू और 1। तो ये वैल्यूज आपने कैलकुलेट की हैं। दैट इज इक्वल टू 2n vn डिवाइडेड बाई vn। तो vn vn से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2n, यानी कि डेल्टा गैमा 2 ओवर डेल्टा गैमा 1 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2n के बराबर। तो अब जो चेंज इन एंट्रोपी है, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी यानी कि जो डेल्टा से हमने चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, तो डेल्टा सिग्मा जो है दैट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ डेल्टा गैमा 2 ओवर डेल्टा गैमा 1।
तो ये आ जाएगा आपके पास log ऑफ, बट इसकी वैल्यू रख दें log ऑफ 2n। इसका मतलब है कि जो एंट्रोपी है सिस्टम की वो इंक्रीज हुई है जो पोजीशन जो है पार्टिकल की वो इंक्रीज हुई है या एटम की इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब है कि जो हर एटम है वॉल्यूम V के अंदर उसकी पोजीशन बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगी जब आप वॉल्यूम को डबल करें। ठीक है, जब वॉल्यूम डबल करेंगे तो उसकी पोजीशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसकी पोजीशन जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है वो हमने आगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्कस करनी है। और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ये हमारे पास 3 किस्म की कंडीशंस होती हैं। तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ये हमारे पास नंबर 1 3 किस्म की होती हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, नंबर 2 पार्टिकल इक्विलिब्रियम और नंबर 3 पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये 3 इक्विलिब्रियम जो है इनको हमने स्टडी करना है। ठीक है, अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, फिर इसको कल जो है इन्हें मैं डिस्कस करूँगा।